हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। अगर आपको हमारे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप जरूर डाउनलोड करें। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आप कोई सा भी एग्जाम दो, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, एसएससी का, रेलवे का, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब सामाजिक विकास आयोग चर्चा में क्यों आया, इसका मेन कारण क्या है? मैं सामाजिक विकास आयोग की स्थापना की बात करूं, सामाजिक विकास आयोग, तो बेटा किसकी स्थापना कब हुई थी? सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ठीक है, चर्चा में क्यों आया? अभी न्यूयॉर्क में क्या एक बैठक चल रही है, किसकी बेटा? सीएसओसीडी की। किसकी? सीएसओसीडी की बैठक चल रही है। कहां पे? न्यूयॉर्क में। कहां? न्यूयॉर्क में। ठीक है, अमेरिका में एक इसकी, न्यूयॉर्क में इसकी बैठक चल रही है। सीओसीडी क्या है? कमीशन ऑन, क्या है बेटा? कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट। क्या है? सोशल डेवलपमेंट, कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट की एक बैठक चल रही है। इसमें भारत की तरफ से भाग किसने लिया है? तो राज्य महिला मंत्री है हमारी, जो राज्य महिला मंत्री, राज्य महिला मंत्री, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। ठीक है, उनका नाम क्या है? राज्य महिला मंत्री सावित्री ठाकुर ने इसके अंदर भाग लिया। किसने बेटा? सावित्री ठाकुर ने इसके अंदर भाग लिया। ठीक है, हमारी भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। कई देशों के लोग आए हैं, इसके अंदर बातचीत हुई है। ठीक है, मतलब सामाजिक जो सोशल डेवलपमेंट किस तरह किया जाए, समाज का विकास किस तरह किया जाए, तो इस आयोग का गठन कब हुआ था, तब ये चर्चा में आया। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि सामाजिक आयोग विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चर्चा में आने का मेन क्या है? इसकी जो सीओएसडी की बैठक कहां पे हुई है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर इसकी बैठक चल रही है। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया? राज्य महिला मंत्री सावित्री ठाकुर ने इसके अंदर भाग लिया। अब देखते हैं इसकी पूरी जानकारी, चर्चा डिटेल से। भारत ने 10 से 14 फरवरी 2025 तक न्यूयॉर्क में आयोजित सीएसओसीडी मतलब कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट का 63वें सत्र में भाग लिया। भारत ने कौन सा सत्र चल रहा है इसका? आपसे पूछ जा सकता है कि सामाजिक जो आयोग है, सामाजिक विकास आयोग का कौन से सत्र की बैठक या 63 सत्र की बैठक कहां पे हुई थी? तो 63वें सत्र की बैठक बेटा कहां पे हुई है? न्यूयॉर्क में हुई है। इसकी तरफ भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? महिला एवं विकास राज्य मंत्री जो श्रीमती सावित्री ठाकुर ने प्रतिनिधित्व किया। भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है? जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई, इसका उद्देश्य क्या है? कि समावेशी सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देना। किसकी? समावेशी और सामाजिक नीतियां हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक कल्याण को क्या है? मजबूत करने के लिए 49 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। इसने 49 देशों के प्रतिनिधि है, उन्होंने इसमें भाग लिया है। चाहे वो फ्रांस है, तुर्की है, सऊदी है, स्वीडन है, इन देशों के जो कंट्री है, जो 49 कंट्री है, इनके प्रतिनिधि इसमें भाग लिया है। और भारत की तरफ से क्या? एकजुटता और सामाजिक सामंजस्य विषय पर क्या अपनी प्रतिबद्धता पर जताई है। मतलब भारत की तरफ से जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? कि एकजुटता और सामाजिक सामंजस्य होना चाहिए। मतलब सब में एकजुटता होनी चाहिए, पूरे समाज का कल्याण होना चाहिए, पूरे समाज का विकास होना चाहिए। और इस आयोग का नाम क्या? सामाजिक विकास आयोग है। ठीक है, तो इसकी कौन सी बैठक थी? 63वीं बैठक थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस की मैं बात करूं तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है बेटा? आजकल तो क्या है, रेडियो देखने को बहुत ही कम मिलता है। पहले के टाइम क्या है कि रेडियो की एक बहुत वैल्यू थी। रेडियो पे सब न्यूज सुनते थे। अपने पापा या दादा के टाइम की बात करें, रेडियो पे मैच सुना जाता था, कमेंट्री होती थी उस रेडियो पे। आजकल से क्या है कि फोन हो गया, हॉटस्टार हो गया सब, या टीवी वगैरह आ गए। पहले क्या सब कुछ रेडियो ही था। विश्व रेडियो दिवस हर साल कब होता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार की मैं बात करूं, रेडियो का मार्कोनी। किसने? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है,
अब की बार थीम क्या थी इसकी? थीम की मैं बात करूं तो जलवायु परिवर्तन एवं रेडियो इसकी थीम थी। क्या थी बेटा? रेडियो और जलवायु परिवर्तन किसकी थीम थी? क्या थी? रेडियो एवं जलवायु परिवर्तन। रेडियो एवं जलवायु परिवर्तन क्या इसकी अब की बार थीम थी। ठीक है, ये इसकी थीम थी। ठीक है, रेडियो एवं जलवायु परिवर्तन। भारत में सबसे पहले रेडियो कहां आया था? तो 1927 के अंदर मुंबई के अंदर, भारत के अंदर पहला रेडियो स्टेशन बना था, पहला रेडियो शुरू हुआ था मुंबई में। 1927 में भारत के अंदर रेडियो शुरू हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 13 फरवरी को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। अब 13 फरवरी को एक दिवस और आता है बेटा, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? वो भी 13 फरवरी को आता है। ये 13 फरवरी को क्यों आता है? इस दिन क्या था? सरोजिनी नायडू की जयंती। किसकी? सरोजिनी नायडू की क्या है? जन्म तिथि है, जयंती होती है। ठीक है, इस दिन आता है। ये क्या थी? प्रथम राज्यपाल थी। क्या थी बेटा? प्रथम राज्यपाल थी। कौन से राज्य की थी बेटा? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की क्या है? ये प्रथम राज्यपाल थी या पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इनके बारे में दो तीन चीजें और देख लेते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष थी किसकी बेटा? कांग्रेस की। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस की क्या थी? ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इन्होंने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कानपुर जो अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने क्या थी? अध्यक्ष भी ये रह चुकी है। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, वो भी 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू का जन्म था, यूपी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह सकती है, और जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें इन्होंने कानपुर अधिवेशन की क्या है? अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा रेडियो के बारे में जान लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना है। मतलब लोगों को सूचना देना है और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको बढ़ाना है, मतलब। ठीक है, और 2025 की थीम क्या थी? रेडियो और जलवायु परिवर्तन क्या इस बार इसकी थीम थी? मतलब जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। मतलब जलवायु कार्रवाई के लिए रेडियो का एक शक्तिशाली उपकरण है, इसके कोई भी मतलब पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, 1920 के दशक में व्यवसायिक के रूप में शुरू हुआ था। रेडियो कब शुरू हो गया था? 1920 में शुरू हो गया एक बिजनेस के रूप में, और 1957 मुंबई के अंदर, भारत के अंदर पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था। रेडियो 1950 तक लोकप्रिय हो गया। यूनेस्को ने 2011 में इसे मान्यता दी कि 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया। यूनेस्को ने भी देखो 2011 में इसके अंदर अपने शामिल कर लिया, और 2013 के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने इसको अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में भी घोषित कर दिया था। तो ये होता है रेडियो। जिन लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हो, एक छोटा सा बॉक्स होता है, डब्बा सा होता है। ठीक है, हर साल 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। आजकल तो इतना इसका चलन नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 25T बोलार्ड पुलटन अश्व का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो किसका बेटा? 25T बोलार्ड, किसका? बोलार्ड पुल टनल का। किसका? 25T बोलार्ड पुल टग की बात करें तो पुल टग क्या होता है? पुल टग क्या है बेटा? एक बहुत छोटा और बहुत ही शक्तिशाली जहाज होता है। किसका? नेवी का। किसका? नौसेना का पुल टग क्या होता है? नौसेना का छोटा एवं शक्तिशाली जहाज। छोटा एवं शक्तिशाली जहाज। शक्तिशाली क्या होता है? ये जहाज होता है नौसेना का। ठीक है, ये क्या काम आता है? जो नौसेना के बड़े बड़े जहाज होता है, ये जो पनडुब्बियां होती है, उनको खींचने के काम आता है, उनको धक्का देने के काम आता है। तो इसका निर्माण किसने किया? आपसे ये पूछ जाता है, इसका नाम क्या है? 25T बोलार्ड पुल टग अश्व का निर्माण किसने किया? एक छोटा और शक्तिशाली जहाज होता है, जो पनडुब्बियां होती है, बड़ी बड़ी भारी पनडुब्बियां, और जो बड़े बड़े भारी जहाज होते हैं उनको धक्का देने या उनको खींचने के काम आते हैं। उसका निर्माण किसने किया है? टिट्टागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने किया। किसने बेटा? टिट्टागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। अब ये चर्चा में आने का मेन कारण क्या है कि विशाखापट्टनम का जो नौसेना का डॉकयार्ड है ना, नौसेना का डॉकयार्ड है, वहां पे क्या 25T
बोलार्ड पुलटग अश्व जो मतलब यार्ड 337 को शामिल किया गया। मतलब इसको हाल ही में नौसेना के जो यार्ड के अंदर क्या डॉकयार्ड में इसको शामिल किया, किसको 25 टी बोलार्ड पुलटग को शामिल किया है। ठीक है, इसका निर्माण टिट्टागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने किया है, जो कि कोलकाता के साथ कोलकाता में शुरू हुआ था। नवंबर 2021 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह के क्या 6 बनाएगी, कितने बनाने वाली है ये जो कंपनी है कितने बनाएगी, 25 टी बोलार्ड पुलटग कितने बनाएगी, 6 बनाने वाली। कितने बेटा, 6 बनाने वाली है। और ये एक स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। कितने बेटा, स्वदेशी डिजाइन पे ये आधारित है। और ये क्या छोटे और बहुत ही शक्तिशाली है, जो कि बड़े जहाज और पनडुब्बियों को धक्का देने और खींचने के काम आते हैं, इसलिए इनको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सफाई कार्यक्रम आयोग भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जो राष्ट्रीय सफाई कार्यक्रम आयोग है ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सबसे पहले बात करें तो कौन से अधिनियम कौन सा था, कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना हुई थी? अधिनियम बेटा 1993 का था। स्थापना इसकी कब होती है? तो स्थापना क्या है, इसकी स्थापना 1994 में होती है। ठीक है, अब क्या है, ये किस लिए बनाया गया था? आपको नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्रीय सफाई कार्यक्रम आयोग का क्या सफाई से संबंधित है। तो ये कौन से मंत्रालय के अधीन आएगा? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ये आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, किसकी, जो खुद प्रधानमंत्री हमारे पीएम है, इनकी अध्यक्षता में क्या है, इसकी सफाई कार्यक्रम आयोग का के कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? 2028 तक बढ़ा दिया। 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया, तभी क्या ये चर्चा में आया है। इसकी स्थापना 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अधिनियम 1993 के तहत की गई। स्थापना कब 94 में हुई, अधिनियम कब आया? 93 के अंदर अधिनियम आया। 2024 में इसे गैर वैधानिक निकाय बना दिया था। कौन सा? ये एक गैर वैधानिक निकाय है और इसकी कार्यकाल, इसकी वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी? 2028 तक इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी। और इसका कार्यकाल समय समय में बढ़ाया जाता है, क्योंकि यह आयोग जो केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आपसे ये पूछ जा सकता है अधिनियम कब का? 93 की स्थापना कब? 94 में। किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई? प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था। और ये इसका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो 2028 तक कार्यकाल बढ़ाया गया। और किसके अंतर्गत काम करता है? केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता और न्याय, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक पेश किया है। ये किस आयकर विधेयक को प्रतिस्थापित करेगा? जैसे कि आपको पता है अभी बजट आया था थोड़े दिन पहले 1 फरवरी को, उसमें बहुत सारी चीजें आई थी और 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया, इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। तो कौन सा जो आयकर अधिनियम था उसको रिप्लेस करके नया आयकर अधिनियम 2025 आ गया है। तो आयकर अधिनियम 1961 वाले को क्या है बेटा? रिप्लेस कर दिया। किसको? 1961 वाले को क्या है? रिप्लेस कर दिया। अब इसमें क्या है कि 2 चीजें महत्वपूर्ण थी, एक होता था आकलन वर्ष और एक होता था पिछला वर्ष। अब इन दोनों को क्या हटा दिया, इन दोनों नाम को क्या कर दिया? हटा दिया। आकलन वर्ष और पिछला वर्ष नाम को हटा के क्या कर दिया? अब सीधा आएगा एक नाम आएगा कर वर्ष। क्या आएगा बेटा? कर वर्ष नाम आएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखना है कि जो आयकर अधिनियम 1961 था उसमें 2 शब्द थे, एक तो आकलन वर्ष था और एक पिछला वर्ष था। इन दोनों को हटा के क्या कर दिया? अब कर वर्ष कर दिया। और कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग कर दिया? तो आयकर अधिनियम 2025 वाला आ गया। रिप्लेस किसको किया? 1961 वाले को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी चीजें क्या संशोधित की जाएगी। और जो कर का सिस्टम है, जो टैक्स लेने का सिस्टम है सरकार को, वो इसको क्या बहुत ही सरल तरीके से कर दिया जाएगा। और पिछले वाले सिस्टम थे उनको सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया है? तो हाल ही इसरो ने बेटा इसरो प्लस आईआईटी कौन सी है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने क्या है बेटा? एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया। किसका? मतलब एक स्वदेशी, मतलब स्वदेशी का मतलब क्या? पूरी भारत की है स्वदेशी सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर किसके सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर में चालक और कुचालक के बीच के जो
होती है ना जो पदार्थ, वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक युक्ति का निर्माण किया। तो किसने मिल किया है, इसरो के साथ मिलकर किसने किया, आईआईटी मद्रास ने की। किसने, आईआईटी मद्रास। इसरो की स्थापना की मैं बात करूं तो स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करते हैं 15 अगस्त बेटा 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, वी नारायण इसके अध्यक्ष है, याद रखना, वी नारायण इसके अध्यक्ष है, ठीक है ना, वी नारायण इसके अध्यक्ष, जो कि नए अध्यक्ष बने, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होने वाला है। आईआईटी मद्रास ने के निदेशक के अनुसार स्वदेशी, मतलब जो RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन, मतलब जो आईआईटी मद्रास ने इसरो के साथ मिलकर क्या किया बेटा, IRIS एक मतलब स्पेस के लिए, मतलब अंतरिक्ष के लिए कि एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया है, जो कि क्या है, कम कोटि ने कहा है इसका उपयोग रणनीतिक जरूरतों के लिए IoT मतलब क्या, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग के कंप्यूट सिस्टम को लेकर विविध डोमेन में किया जाएगा। मतलब क्या है, ये जो चिप बनाई है मेनली किस में काम आने वाली है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है, अंतरिक्ष में काम आने वाले जितना भी अंतरिक्ष के जो सिस्टम लॉन्च करेगा या जो काम में डिवाइस लेता है इसरो, उनमें इस चिप का, सेमीकंडक्टर डिवाइस का, चिप का उपयोग किया जाएगा। तो आपको याद रखना, इसरो ने किसके साथ, कौन सी आईआईटी के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया है, तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इसका निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? क्या सबसे पुराना बेटा, कितना पुराना मिला है? लगभग बात करूं तो मैं 120 मिलियन वर्ष पुराना। कितना पुराने की बात करें, पुराना कितना है, लगभग 120 मिलियन, कौन सा बेटा, 120 मिलियन वर्ष पुराना। कितना, 120 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म कहां पे मिला है जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है, ठीक है, जुरासिक पक्षी का क्या मिला है, जीवाश्म मिला है, जीवाश्म। तो कहां पे मिला है, कौन से देश में मिला है, तो ये मिला है बेटा चीन के अंदर। कहां पे, चीन के अंदर ऐसे मिल सकते हैं, क्योंकि चीन वाले लोग होते हैं ना, कुछ भी मार के खा जाते हैं और वहां पे दफना देते हैं और पता नहीं चलता, बाद में पता लगता है। तो चीन के अंदर ये चीजें मिल सकती है, तो कहां पे मिला है, चीन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या है, जुरासिक पक्षी का सबसे पुराना, कितना पुराना, 120 मिलियन वर्ष पुराना है। ये होता है बेटा जुरासिक पक्षी, देख सकते हो, देखने में तो इसे मतलब किसका, कछुए जैसा लग रहा है, ठीक है, बट क्या ये चीन में वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन पक्षी जीवाश्म मिला है जो 120 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। वैज्ञानिकों ने इस जीव को क्या है, क्रोटोनेविस सुई मतलब का नाम दिया। क्या बेटा, क्रोटोनेविस जुई का नाम दिया। किसका नाम दिया, क्रोटोनेविस जुई का नाम दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवाश्म की खोज पक्षियों के विकास को समझने में क्या इनको मदद करेगी। पता नहीं मदद करेगी या नहीं करेगी, मेरे लगता है इसको ये बना के खा ना जाए, इसका सूप वगैरह ना बना ले। चीन में कुछ ऐसा ही होता है, क्या पता वो विकास में तो इसका कब समझेंगे, पहले कुछ इसका बना ना ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हुनर इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो हुनर इंडिया ने अपना अवार्ड जारी कर दिए हैं, तो इसके अंदर किसे फिनटेक इनोवेशन, मतलब इनोवेशन की बात करें, नई टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें, तो किसको सम्मानित किया है भारत के अंदर? डॉक्टर राज पी नारायणन को सम्मानित किया। किसको? डॉक्टर राज पी नारायणन को 2025 का हुनर इंडिया फिनटेक का अवार्ड मिला है। और जो इंटरनेशनल जो अवार्ड मिला था हुनर वाला, जो हुनर अवार्ड मिला था या इनोवेशन का अवार्ड मिला था, वो किसको मिला था? वो किसको मिला था बेटा? वो जो हमारे सीईओ है, जो सत्य नडेला है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो वो आपको इंटरनेशनल अवार्ड भी याद रखता है। और इंडिया हुनर की बात करें तो ये अवार्ड किसको मिला है? राज पी नारायणन को मिला है। किसको? राज पी नारायणन को मिला है। तो राज पी नारायणन को भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2025 में वित्तीय समाधान नवाचारों के लिए प्रतिष्ठित किया गया है। किसके लिए बेटा? वित्तीय नवाचार, मतलब वित्तीय मतलब अगर बात करें फाइनेंस से रिलेटेड बात करें, उनके समाधान के उन्होंने क्या नवाचार दिए, उनके लिए इन्होंने अच्छे काम किए, तो इसके लिए क्या इन्होंने 2025 का हुनर इंडिया इनोवेशन का अवार्ड दिया गया। किसको? राज पी नारायण को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी विश्व बैंक में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्षक पे रहा है? अभी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की रैंक आ गई है और इसमें सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है? तो फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे कौन है बेटा? सिंगापुर है।
सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, फिनलैंड। सेकंड नंबर पे क्या है, फिनलैंड। अब आप सोचते होगे सर भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत बेटा 38वें नंबर पे है। भारत का नंबर कौन सा है, लॉजिस्टिक का मतलब समझते हो क्या, लॉजिस्टिक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सामान है जो कोरियर के सामान है उनको इधर से उधर करना, या बिजनेस के जो रिलेटेड जो वस्तुएं होती है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका लॉजिस्टिक होता है, उसका है। तो उसका क्या वर्ल्ड वाइज रैंकिंग जारी हो गई है। तो लॉजिस्टिक मतलब सबसे अच्छा लॉजिस्टिक मतलब किसका है, लॉजिस्टिक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सबसे अच्छा किसका है, तो सिंगापुर का है। ये 2 नंबर पे कौन है, फिनलैंड, और भारत का नंबर विश्व में कौन सा है, 38वां। तो ये कौन सा है, नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। सिंगापुर लॉजिस्टिक के अंदर क्या नंबर 1 पे रहा है। तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर, ठीक है, सिंगापुर पहले स्थान पे, फिनलैंड दूसरे पे, डेनमार्क तीसरे पे, और भारत क्या है 38वें स्थान पे रहा है। देखो ये जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, एयरपोर्ट है, एयर है, या जो जल मार्ग के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उनके जो सूचकांक जारी हुआ है। तो आपको याद रखना है भारत का क्रम कौन सा है, 38वां क्रम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह क्या होता है। तो बेल विवाह की बात करूं बेटा कहां पे होता है, और बेल विवाह होता है क्या है, बेल विवाह का मतलब होता है कि छोटी बच्ची, मतलब बेल विवाह कहां होता है, नेपाल में होता है। पहला तो लिख लो कहां पे होता है, नेपाल में। अब एक होता किन लोगों का है, छोटी बच्चियां होती है ना, छोटी बच्ची छोटी बच्ची या छोटी बच्चियां लड़कियां होती है, छोटी लड़कियां जिनकी उम्र कितनी होती है, उम्र 5 से लेके 9 साल, 5 से लेके 9 वर्ष जिनकी उम्र होती है, इन बच्चियों की शादी किसके साथ की जाती है, बेल के फल के साथ। किसके साथ बेटा, बेल के फल के साथ शादी, किसके साथ, बेल के फल। अब बेल के फल के साथ ही शादी क्यों होती है, बेल का जो फल होता है ना उनके साथ इनकी शादी की जाती है। बेल के फल के साथ शादी क्यों की जाती है, छोटी बच्चियां होती है जिनकी उम्र 5 से 9 होती है, उनकी क्या बेल के फल के साथ शादी इसलिए करते हैं कि बेल का फल कभी सड़ता नहीं है, ठीक है। जब भविष्य में ये कभी मतलब विधवा हो जाए या इनका पति की डेथ हो जाए, इनकी शादी होने के बाद जब ये बड़ी होगी, अभी जैसे छोटी बच्ची है 5 से 9 साल की छोटी बच्ची है, इस उम्र में है, तो इनकी एक बेल का फल है उसके साथ इनकी शादी करा देते हैं नेपाल के अंदर, जिसको बेल विवाह बोलते हैं। ये इसलिए करते हैं भविष्य में जब बड़ी होगी इनकी शादी की जाएगी, इनका जो हस्बैंड है, इनका पति है, बाई चांस इसकी डेथ हो जाती है, तो ये अपने आप को विधवा ना माने, कभी अपने आप को विधवा ना माने। मतलब इसका मतलब है कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने देने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये परंपरा निभाई जाती है वहां पे, कि इनको ऐसा एहसास ना हो कि हम विधवा हो गई, हमारा पति नहीं है, क्योंकि हमने तो बेल के फल के साथ शादी कर रखी है। और बेल का फल होता है ना, वो क्या है बेटा, कभी सड़ता नहीं है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होता, इसलिए क्या इनकी पहले ही शादी क्या है, बेल के फल के साथ करा दी जाती है, ठीक है। तो ये कहां पे होता है, बेल विवाह नेपाल के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अब पता लग गया ना कि बेल के फल के साथ ही क्यों होती है। तो नेपाल में बेल विवाह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, खासकर नेवार समुदाय है, जहां पे अविवाहित कन्याओं को रजस्वला होने से पहले बेल नामक फल से विवाह किया जाता है। देखो छोटी छोटी बच्ची हैं, इनकी शादी हो रही है किसके, बेल के फल के साथ इनकी शादी की जा रही है। यह एक विवाह रूप है जो कन्याओं का विधवा होने से बचाता है, कन्याओं को क्या विधवा होने से बचाता है। उनको एहसास नहीं होता अगर भविष्य में कभी वो विधवा होगी, क्योंकि उनका मानना है कि बेल के फल से विवाह करने पर पति हमेशा क्या जीवित रहेगा, पति क्या हमेशा जीवित रहेगी, उसकी आयु बढ़ेगी, ठीक है, उसकी आयु ज्यादा होगी। जिस तरह अपने यहाँ करवा चौथ का व्रत रखती है लड़कियां या महिलाएं शादी के लिए या पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, उसी तरह वहां बेल के साथ विवाह किया जाता है, बेल के फल के साथ। बेल वो मत समझ लेना पशुओं वाला, गाय वाला बेल मत समझना, यहाँ बेल क्या है, कौन सा है, बेल का एक फल आता है, बील का फल बोलते हैं, बेल का फल बोलते हैं, उसके साथ इसकी शादी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो भारत रंग महोत्सव की मैं बात करूं तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जाता है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसको क्या भारगम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारगम भी बोलते हैं और भारत रंग महोत्सव भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत रंग को जब तुम एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, भारगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारगम पूछा जाए या भारत रंग महोत्सव पूछा जाए तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, 2025 वाला नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। 16 फरवरी तक चलेगा। स्टार्ट कब हुआ, 28 जनवरी से ये
शुरू हो गया। कर कौन रहा है? जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जो ठीक है इंटरनेशनल स्कूल ड्रामा है, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय है, वो इसका आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? इंटरनेशनल स्कूल ड्रामा कर रहे हैं। और इसके एम्बेसडर कौन है? इसके एम्बेसडर कौन है? इसके एम्बेसडर है राजपाल यादव। लिख लेना बेटा कौन है इसके एम्बेसडर, ब्रांड मिनिस्टर कौन है इसके? राजपाल यादव इसके क्या है? ब्रांड मिनिस्टर। ठीक है, राजपाल यादव ये इसके क्या है? ब्रांड मिनिस्टर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? कौन सा बेटा? हर खेत और स्वस्थ खेत अभियान की मैं बात करूं, हर खेत और स्वस्थ खेत अभियान की बात करूं तो कौन से राज्य ने शुरू किया है? ये जो राज्य है उस राज्य की बात करें तो वो है हरियाणा। मतलब हरियाणा सरकार ने बोला है कि हर खेत की मृदा है, जो सोइल है, उसको चेक किया जाए, वहां उसमें कितनी पोटेशियम की या जो कितने मतलब जो अपन बात करें, अपने केमिकल वगैरह डालते हैं फसलों के अंदर, खाद बीज डालते हैं तो अपन क्या सीधा डाल देते हैं, अपन क्या उसकी मिट्टी की जांच करो, फिर उसमें जितनी उस चीज की उसको रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग क्या है इसमें जो केमिकल्स है, जो खाद बीज है डाली जाए, ज्यादा ना डाली जाए। तो इससे क्या वो खेत भी स्वस्थ होगा और स्वास्थ्य भी क्या है? स्वस्थ रहेगा। खेत भी स्वस्थ रहेगा और हर खेत स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ खेत रहेगा, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा अनाज होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। तो कौन सरकार ने शुरू किया? हरियाणा सरकार ने ये शुरू किया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक मृदा कार्ड शुरू किया गया था, कौन सा? कि मृदा कार्ड शुरू हुआ। ठीक है, कब हुआ था? मृदा कार्ड की मैं बात करूं तो ये मतलब 19 फरवरी 2015 को शुरू हुआ था। किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ठीक है, पीएम ने खुद ने किया। कहां से किया था? सूरतगढ़ से शुरू हुआ था। कहां पे? सूरतगढ़, जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, गंगानगर राजस्थान से ये शुरू किया गया था। ठीक है, सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से शुरू हुआ था। मृदा कार्ड या सोइल हेल्थ कार्ड शुरू हुआ था 19 फरवरी 2015 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। सूरतगढ़ के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील से राजस्थान में यह शुरू किया गया था। उसी की तर्ज पे हरियाणा सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया, जहां पे मतलब मिट्टी की जांच कराओ, उसको किस गुणवत्ता की या किस तरह के पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की बात करें, केमिकल की आवश्यकता है, खाद्य बीज की आवश्यकता है, वो उसमें डालो। तो कौन सा है? हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा, सॉरी ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तो हरियाणा सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको सुधार करने के लिए और इसकी जो कृषि पद्धतियां है उसको अच्छा करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत राज्य के हर एकड़ कृषि भूमि में अलग अलग 3 वर्षों में मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जाएंगे। मतलब हर एक जो खेत है या बात करें भूमि है, वहां से क्या हर साल क्या मिट्टी चेक कराओ, आप अलग अलग नमूने चेक कराओ अलग अलग जगह से, जिससे किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में सोइल हेल्थ कार्ड प्रदान किए जाएंगे। क्या इससे क्या किसानों को क्या है? सोइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा और इससे क्या किसान अपनी मिट्टी की जी अपनी जमीन की, अपने खेत की मिट्टी चेक करा सकते हैं और उसकी गुणवत्ता के बारे में पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अभी हाल ही में आगामी विश्व दृश्य और श्रव्य मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहां पे होगा? तो अगर मैं बात करूं बेटा वेव्स 2025 का आयोजन कहां होगा? वेव्स 2025 का आयोजन कहां पे होगा? तो ये क्या है? मतलब W का मतलब वर्ल्ड, ए का ऑडियो, इसका वीडियो इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या होता है, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन कहां पे हो रहा है? तो इसका आयोजन कहां पे होगा बेटा? मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पे? 2025 वाला मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले वाला कहां पे हुआ था? सबसे फर्स्ट वाला कहां पे हुआ? पिछले साल है गोवा के अंदर हुआ था। पहला कहां पे हुआ था? गोवा के अंदर। अब की बार कहां पे हो रहा है? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो भारत पहली बार आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव 2025 की मेजबानी मुंबई में करेगा। यह शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन के दृश्य में भारत को एक
अद्वितीय वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। तो अब की बार कहां पे करने जा रहा है? 2025 वाला वेव्स का आयोजन मुंबई में हो रहा है, भारत करने जा रहा है। और ये शिखर सम्मेलन क्या है? मीडिया है, मनोरंजन की बात करें, ऑडियो वीडियो की बात करें या एंटरटेनमेंट की बात करें, उसमें भारत क्या एक नई वैश्विक शक्ति, एक वर्ल्ड लेवल की पावर को स्थापित करने का काम करेगा। इसमें काफी नवाचार, मतलब कुछ नई नई चीजों के बारे में जानने को भी बहुत सारे लोगों को मिलेगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहां पे लगाया? अभी भारत के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है बेटा मणिपुर। वहां पे क्या हो गया? राष्ट्रपति शासन लग गया। मणिपुर में क्या राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 3 होते हैं राष्ट्रपति के अंदर शासन, 352, 356 और 360। 360 3 तरह के राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 352 क्या होता है? भारी आक्रमण होता है। 352 वाला कौन सा? भारी आक्रमण हो गया, तो ठीक है। वो या मतलब देश के अंदर अशांति वगैरह बहुत ज्यादा हो गई, युद्ध की स्थिति में, युद्ध या आंतरिक पूरे देश के अंदर लगाना है, आंतरिक अशांति होती है, तब क्या है बेटा? ये होता है, ठीक है, आंतरिक अशांति होती है। 356 क्या होता है? किसी राज्य के अंदर, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तब होता है। 360 क्या होता है? वित्तीय आपात। क्या होता है? वित्तीय आपात होता है, ठीक है, वित्तीय आपात होता है। वित्तीय आपात तो हमारे देश में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है, और इमरजेंसी कई बार लग चुकी है। और राज्यों के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन लगता ही रहता है, वो 356 के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। अब की बार कहां पे लगा? अब की बार मणिपुर के अंदर लगा है, ठीक है। मणिपुर में क्या बीजेपी की सरकार थी, वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? बीरेन सिंह थे। मुख्यमंत्री सीएम कौन थे बेटा वहां के? बीरेन सिंह थे। अब वहां क्या 2 समुदाय है, कुक्की और मेइती समुदाय, 2 समुदाय। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या डिस्प्यूट चल रहा है, हिंसा चल रही है काफी टाइम से। उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं है दोनों समुदाय के बीच में। तो उसको क्या लेके विपक्ष ने उन पे काफी दबाव बनाया कि आप इस्तीफा दो, और विपक्ष ने बोला कि हम आप पे अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। उस अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए उन्होंने एक दिन पहले क्या है, उन्होंने सीएम पद से रिजाइन दे दिया और वहां पे क्या राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? गृह मंत्रालय लगाता है। राष्ट्रपति की अनुमति लेके ये राष्ट्रपति शासन लगता है। तो अब अब वहां सरकार कौन चलाएगा? राष्ट्रपति चलाएगा, ठीक है। तो कहां पे लगा है? मणिपुर में लगा है। मणिपुर कब राज्य बना था? 1972 में ही ये राज्य बना, ये भी आपको याद रखना है। अब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसमें क्या होता है, कितने टाइम के लिए लगता है? अब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 2 महीने के अंदर अंदर क्या है कि शासन को लगाने के लिए संसद से क्या अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमोदन वहां पे देना पड़ेगा 2 महीने के अंदर। पहली बार अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 6 महीनों के लिए लगता है। कितने महीनों के लिए बेटा? 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है। और ये आगे से आगे बढ़ता जाता है, 6 महीने करके। मैक्सिमम आप 3 साल तक लगा सकते हो। कितने साल तक? 3 साल तक राष्ट्रपति शासन वहां पे लग सकता है। अब बात करें कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहां पे लगे हैं? सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां पे लगे हैं? तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो वो लगे बेटा मणिपुर और यूपी में लगे हैं। और सबसे लंबा कहां पे लगा है? सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा है? सबसे लंबे टाइम तक कहां पे लगा है? वो जम्मू एंड कश्मीर में लगा था। जब ये राज्य से यूटी के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उस टाइम क्या राष्ट्रपति शासन लगा। सबसे लंबे टाइम, लॉन्ग टर्म तक कब चला? कहां पे चला? जम्मू एंड कश्मीर में चला। और सबसे ज्यादा बार कहां पे लगे? मणिपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगे। तो ऑप्शन सी बी हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कुछ दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अब नहीं चल पाए, जिसका कारण क्या? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह फैसला लिया है कि 9 फरवरी को बीरेन सिंह ने राज्यपाल, जो वहां के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहां के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने को आपको देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। जिसके बाद यह फैसला आया है कि इस्तीफे के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश बताया है कि कथित मतलब ऑडियो लीक मामले की फॉरेंसिक जांच, मतलब ये तो ऐसे बताने की बात है, बट मेन डिस्प्यूट क्या चल रहा है वहां का जो समुदाय है उनका ही चल रहा है। तो आपको याद रखना है यहाँ के सीएम कौन थे? बीरेन सिंह थे। राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला है। मणिपुर बना कब? 1972 में बना। राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा है? मणिपुर में लगा। कौन से संविधान के अंतर्गत? 356 के अंदर आता है, ठीक है। राज्य का राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा कहां पे लगे हैं? मणिपुर और यूपी के अंदर लगे हैं। और सबसे लंबा कहां पे लगा? जम्मू कश्मीर में लगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है।
तो ये हमारे आज के एमसीक्यू थे। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर कल जो हमने पढ़े उनके जल्दी जल्दी वन लाइनर। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 6 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं, 3 कांस्य जीते और भारत शीर्ष स्थान पर है। थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन एएफओ ने अभी हाल ही में गढ़वाड़ नामक 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना की शुरुआत किस देश में की? सोमालिया में एएफओ की शुरुआत की गई। कहां पे? सोमालिया में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांकेतिक नशी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 37वां स्थापना दिवस बनाया। कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब पर चौथे अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। जो अगले वाला एआई समिट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट होगा चौथे क्रम का, वो भारत आयोजन करेगा। तीसरा कहां पे? अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया गया था तीसरे क्रम का। ठीक है। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक का विषय क्या था? तो एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरा भरा करना। एशिया प्रशांत के अंदर जो एशिया महाद्वीप है वहां पे क्या है कि ब्लू ग्रोथ को मतलब क्या, अगर अपन बात करें तो मत्स्य पालन होता है वो किससे, कौन से क्रांति से जुड़ा है? नीली क्रांति बोलते हैं। जैसे दूध को बोलते हैं श्वेत क्रांति, जैसे फसलों संबंधी बोलते हैं हरित क्रांति। इसी तरह ब्लू क्रांति किसको बोलते हैं? ब्लू क्रांति हम किसको बोलते हैं? ब्लू रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन को बोलते हैं। तो इसका क्या मेन थीम थी? एशिया प्रांत को ब्लू ग्रोथ से क्या है? हरा भरा करना है। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक साइंस स्थापना का मुख्यालय कहां पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है? मुख्यालय है। अभी हाल ही में जापान के इंजीनियरों ने एक हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया। इसका क्या नाम है? रिमेई इसका नाम है। क्या है? जापान के अंदर एक हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका नाम क्या है? रिमेई उसका नाम है। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ का पहल आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आईसीसी ने क्या है? डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ का क्या है? आयोजन किया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो रियाद में क्या है? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन किया जाएगा। किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मानव मस्तिष्क के तंत्रों की खोज की है जो कि दूसरों की भावनाओं तमक है, जो दूसरों के इमोशन है उनको भी समझ सकती है? तो हाइफा विश्वविद्यालय जो इजराइल है, हाइफा विश्वविद्यालय इजराइल, उनके छात्रों ने क्या मानव मस्तिष्क की खोज के दूसरों की इमोशन को भी समझ सकते थे। ये हमारे आज के वन लाइनर थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय हेड ऑफिस किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय का हेड ऑफिस कौन से शहर में? आप कमेंट करके जरूर बताना है। आप कमेंट नहीं करते ये अच्छी बात नहीं है, कमेंट सबको करना चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा आपकी तैयारी किस लिए है, कितनी लेवल की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। अपनी क्लास को जारी रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।